नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 13 जून और 13 जून को जो आपका पेपर हुआ है NTPC CBT 2 सेकेंड शिफ्ट का, उसका एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बच्चों के द्वारा जो हमें प्रोवाइड कराए गए हैं उनको यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कालिदास की मेघदूतम रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कालिदास की और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनमें से आ जाती है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर यहाँ पर देखते हैं तो विक्रमो वशीहम रघुवंशम हुई, मालविकाग्निमित्रम हुई, कुमार संभवम और ऋतु संहार। तो ये जो है कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड देश से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं संविधान के? तो ये आते हैं भाग 4 में। इनका वर्णन कहाँ पर है? भाग 4 में इनका वर्णन है। और किन अनुच्छेदों के बीच में आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो ये बातें आपको सभी पता होनी चाहिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि मौलिक अधिकार यानी कि जो मूल अधिकार हैं ये किस अनुच्छेद में इनका जो है वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और इनको जो है भाग 3 में यहाँ पर रखा गया है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से यानी कि USA से। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो वर्तमान में कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसको आप एक कॉपी और पेन लेकर यहाँ पर बैठ जाइएगा और नोट कर लीजिएगा। तो पहला आता है इसमें समानता का अधिकार। इसका वर्णन है 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। फिर तीसरा आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आ जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर आ जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आ जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर आ जाएगा आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये आ जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में। और जो लास्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो ये जो है 6 मूल अधिकार हैं, इनको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये है आपका उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो सरदार सरोवर डैम है उस पर जो है किसकी प्रतिमा बनी हुई है। तो ये बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है नर्मदा नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और इसका जो डिजाइन किया था वो किया था राम सुतार जी ने। और कहाँ पर है? तो ये जो है अहमदाबाद के केवड़िया जिले में स्थित है। तो ये सब बातें आपको और भी यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये रहा है 139वां। और अगर बात करें प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो हमेशा की भांति फिनलैंड यहाँ पर फिर से प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो ये जो है हमने आपको कल कराया था, ये है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि हाईकोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट यहाँ पर आगे आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है, तो ये आती है अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम कौन सी थी, तो ये थी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट यहीं पर अगला क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 ये किसने जीता, तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हड़प नीति किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और इनका शासनकाल कब तक रहा था, तो 1848 से लेकर, कब से लेकर? 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल रहा था। और इन्हीं के शासनकाल में 1853 में जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 21A में। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इसमें लिखा क्या गया है, तो इसका जो मेन मोटो है वो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसका मेन मोटो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में किस शहर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है इंदौर को। और ये लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ये मनाया जाता है। और भी यहाँ पर महोत्सव हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे कि एक है आपका चिली महोत्सव। कौन सा है? चिली महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। एक है आपका लोसार महोत्सव, तो लोसार ये आपसे शायद पूछा गया था पिछली क्लास में, तो इसका क्या हो जाएगा? लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। लोसार महोत्सव हो गया हिमाचल प्रदेश। एक है आपका खीर भवानी मेला। कौन सा? खीर भवानी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और एक इम्पॉर्टेंट और है, वो है लाई हरोबा महोत्सव। कौन सा? लाई हरोबा महोत्सव। तो लाई हरोबा महोत्सव जो है ये कहाँ का है, तो ये है आपका त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl सभी को पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड इसका जो है ये हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया श्रृंखला का, यानी कि यहाँ पर रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अगला पद यहाँ पर छाड़ना था, तो क्या यहाँ पर ट्रिक लगने वाली है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखें तो B के बाद जो है F सीधा आ रहा है, यानी कि B के बाद आ जाएगा CDEF, यानी कि 4 का गैप यहाँ पर आ रहा है। अगला देखते हैं तो D के बाद सीधा H आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 4 का गैप है। तो D के बाद E, F, G और H। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 4 का गैप है, तो इसलिए यहाँ पर भी यही फॉलो करते हैं। तो J के बाद क्या आ जाएगा? KLMN, यानी कि N आ रहा है, 4 का गैप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से L के बाद क्या आ जाएगा? L के बाद MNOP और K के बाद LMNO। इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NPOM। तो इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो ये है सुंदरवन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अवसाद। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है, जो दर्दनाक मंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से यहाँ पर लिया गया है कि A किसी कार्य को 18 दिन में करता है और B उसी कार्य को 54 दिन में करता है, तो
तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था, सभी को आ गया होगा शायद। चलो इसको हम बता देते हैं। तो ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 54 दिन में। तो इनका दोनों का हमें ए और बी की अगर हमें इफ़िशियंसी पता चल जाए तो हम एक साथ इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए करता है 18 दिन में, बी करता है 54 दिन में। तो ए और बी का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 54, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 तिहाई 54, यानी कि ए की इफ़िशियंसी आ गई 3, और 54 से 54 में भाग देंगे तो 54 एकम 54, यानी कि बी की इफ़िशियंसी आ गई 1। तो 3 और 1 आ गई इनकी इफ़िशियंसी। अब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 3 तो ए करता है और बी कितना करता है, 1 करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम। टोटल काम कितना है, 54। तो 54 में हम 4 का दे देंगे भाग, तो आंसर हमारा आ जाएगा 13.5। कितना आ जाएगा, 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 54 में हमें किसका भाग देना है, 4 का। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर बात करें तो मैथ में और कौन कौन से चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए तो ये भी देख लीजिएगा। जैसे कि साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, प्रतिशतता हुआ, मिश्रण हुआ। ये तो जो फर्स्ट शिफ्ट में थे उनसे भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे, और यहाँ पर जो और नए ऐड हुए हैं उनमें से आपका आ जाएगा सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। समय तथा कार्य से अभी हमने आपको कराया। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से आया, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिला। रिलेशनशिप, मिसिंग नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज हमें सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।